नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 6 जनवरी 2019 की सुपर टेट के प्रश्न पत्र के ऊपर। अच्छा, सब लोग सोच रहे होंगे आप कि ये जो पेपर ऑलरेडी हो चुका है उसका हमारे लिए क्या यूज़। तो दोस्तों ये जो पेपर्स हैं यानी कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स, फर्स्ट थिंग कि वो आपको ये एनालाइज करवाते हैं, यानी कि आफ्टर एनालिसिस आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी चीज़, आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ नहीं आता, तो इन सब क्वेश्चन पेपर को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन होते हैं उनकी बहुत ही अहम भूमिका होती है आपकी तैयारी में, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, क्योंकि हम सभी प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर अकॉर्डिंग टू सिलेबस सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर यूपी टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन। और इसके साथ ही अगर आप डेली पीडीएफ और स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये थी जनरल सी इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की वीडियो। तो दोस्तों 6 जनवरी 2019 को प्रश्न पत्र में से एक प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या है। आपको बताना है कि रॉबर्ट गैगने ने जो कुल 8 स्तर बताए थे, ठीक है, अधिगम के स्तर बताए थे या सोपान बताए थे, उनमें से जो सोपान का सही क्रम है वो क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है नियम अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर 2 है संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान या फिर नियम अधिगम। तीसरा ऑप्शन है नियम अधिगम, समस्या समाधान, संप्रत्यय अधिगम। और ऑप्शन नंबर 4 है संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि रॉबर्ट गैगने के जो 8 स्टेजेस थे, ठीक है, या 8 सोपान थे, कुल 8 थे, ठीक है, 1 से लेके 8 तक के बीच में। ठीक है, तो पहला जो इसका सोपान था वो था संकेत अधिगम, दूसरा था उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, ठीक है, तीसरा था श्रृंखला अधिगम, और चौथा था शाब्दिक अधिगम, और पांचवा जो था वो था बहुविभेद अधिगम, और जो छठा था वो था संप्रत्यय अधिगम, सातवां था नियम अधिगम, और लास्ट में था समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, गैगने के जो सारे सोपान थे 8, उसके बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं एक वीडियो में, इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से जो आठों स्टेज हैं उनको आप इजीली समझ सकते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा अपनी माँ के साथ मार्केट जाता है, ठीक है, तो वो एप्पल देखता है, तो वो पहले संकेत उसके मन में आया कि हाँ एक शेप होता है, ठीक है, सर्कुलर, और उसका कलर रेड होता है, तो वो उसने संकेत दिया उसके माइंड में कि हाँ वो चीज़ उसके माइंड में उभरी, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो काफ़ी कलरफुल चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो पहले स्टेज होती है संकेत अधिगम, ठीक है। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, मतलब बच्चे ने सेब को देखा, ठीक है, उसे अट्रैक्ट किया उसने, तो बच्चे ने अनुक्रिया दी कि उसने पहले उंगली दिखाई कि हाँ मम्मा ये सेब है, ठीक है, ये एप्पल है, ये दूसरी स्टेज में। थर्ड है श्रृंखला अधिगम में बच्चे ने क्या किया कि बच्चे ने सेब के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो अभी विकसित नहीं हुई है, लेकिन हाँ उसने देखा कि एक सर्कुलर चीज़ होती है जिसका रेड कलर है, ठीक है, तो ये क्या है, उसने वो एक चेन सी बना लेता है अपने माइंड में नॉलेज की, ठीक है। तो अभी वो बिहेवियर में ही है उसका जो भी लर्निंग है, ठीक है। उसके बाद वो जाता है नेक्स्ट स्टेज में, यानी कि शाब्दिक अधिगम में, यानी कि अब बच्चे ने जो देखा उसको बोल भी सकता है कि हाँ ये रेड कलर है, उसके बाद एक डंठल है और ये पत्ती है, ठीक, तो वर्बली बोल सकता है कि हाँ इस टाइप का जो शेप है वो सेब का होता है, ठीक है। नेक्स्ट में बहुविभेद अधिगम में क्या होता है कि बच्चे ने नेक्स्ट टाइम अमरूद देखा, उसका भी शेप सर्कुलर है, उसके पास भी डंठल है, उसके पास भी पत्तियां हैं, लेकिन कलर यहाँ पे क्या है, रेड की जगह ग्रीन, ठीक है, या फिर येलो। अब बच्चे ने इसको देखा तो वो बोला कि सेब है, सेब है, सेब है, तो उसकी मम्मा बाद में उसको समझाएगी कि नहीं, ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो ये एप्पल है, ठीक,
और ये रेड कलर का आप देख रहे हैं ये मैंगो है। तो ये होता है बहुविभेद अधिगम। इसका मतलब इसी स्टेज में बच्चा डिस्क्रिमिनेशन यानी कि चीज़ों के बीच में विभेद करना या अंतर करना सीखता है। नेक्स्ट होता है संप्रत्यय अधिगम, यानी बच्चा यहाँ पे जब सीख गया दोनों के बीच में अंतर तो वो कॉन्सेप्ट समझता है। ठीक, यानी कि हारे सारी जो सर्कुलर चीज़ें होती हैं जो रेड कलर की होती हैं वो एप्पल नहीं होती। तो यहाँ पे बच्चे के मन में अभी कॉन्सेप्ट आया, यानी कि अब वो कई सारी चीज़ों यानी कि सेब में, अमरूद में, मैंगो में, ठीक है, सबके बीच में एक अंतर स्पष्ट कर ले रहा है। तो ये हो गया संप्रत्यय अधिगम। ठीक है, नियम अधिगम मतलब कि बच्चे ने अब दोनों के बच्चे बीच में विभेद किया, कई सारी चीज़ें देखी, उसके बारे में उसने अंतर समझा। अब उसके पास एक नियम है कि हाँ, जो ग्रीन कलर का होता है वो एप्पल नहीं होता, वो गुआवा होता है। जो येलो कलर का होता है वो मैंगो होता है। तो इस तरीके से उसने अपने मन में एक नियम रूल बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट है समस्या समाधान अधिगम। तो नेक्स्ट टाइम बच्चा इस टाइप का देखता है कुछ एप्पल या फिर फ्रूट, तो नेक्स्ट टाइम में वो अब चीज़ों को समझ सकता है कि इस चीज़ों के बीच में अंतर क्या है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता। तो दोस्तों ये क्रिएटिविटी का क्वेश्चन है, और क्रिएटिविटी में आपने देखा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्रिएटिविटी। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है अनुवादन, दूसरा है प्रदीप्ति, तीसरा है उद्भवन, और लास्ट जो है वो है आयोजन। तो दोस्तों ये तो हमने देखे ऑप्शन। चलिए अब समझते हैं सृजनात्मकता होती क्या है और क्या होता है कॉन्सेप्ट क्रिएटिविटी का। तो दोस्तों सृजनात्मकता जो टर्म है वो जुड़ा हुआ है ओरिजिनलिटी के साथ, इनोवेशन के साथ। यानी कोई भी एक ट्रेडिशनल वे से यानी परंपरागत तरीके से हट कर अगर कोई नया काम करता है तो ये चीज़ें कहलाती है क्रिएटिविटी। जैसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पहले हाथ जो पंखा था हवा करने के लिए हाथ का प्रयोग किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके मोटर में वही चीज़ फिक्स हो गई पंखे, और जो पंखा था वो इलेक्ट्रिसिटी से काम करने लगा। और उसके बाद आपने देखा कि बैटरी से काम करने लगा, उसके बाद आपने देखा कि इन्वर्टर से काम करने लगा। तो ये क्या चीज़ें हो रही हैं, इनोवेशन हो रही हैं, और ये कौन करते हैं, क्रिएटिव पर्सन करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा सृजनात्मकता का कॉन्सेप्ट, ये हुई एक बात। चलिए अब दूसरे के ऊपर, यानी कि जो टर्म है सृजनात्मकता वो किसने दिया था, तो एक साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है कॉफमैन। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको किसी भी बुक में ढूंढने पर बहुत आप ज़्यादा ढूंढेंगे तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, सृजनात्मकता का टर्म है कि वो किसने दिया था। तो जो टर्म है सृजनात्मकता का वो दिया गया था कॉफमैन के द्वारा, और सृजनात्मकता जो है वो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। सबसे पहले जो स्टेज है उसे कहा जाता है प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन मीन्स होता है आयोजन। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है कि कोई भी पर्सन, ठीक, किसी भी चीज़ को देखता है और उसके बारे में कई सारी जो अटेंशन है या जो प्लानिंग है वो करता है। जैसे कि एक इंसान है, ठीक है, एक चित्रकार को अपनी पेंटिंग बनाने से पहले किसी प्राकृतिक स्थान पे बैठना पड़ता है, उसके आकार और रोशनी और उसका ज्ञान जो है वो करना पड़ता है कि हाँ मैं यहाँ पे बैठ के पेंटिंग बनाऊंगा, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये क्या होती है, प्रिपरेशन स्टेज। जैसे आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हो तो आप प्रिपेयर करते हो ना कि हाँ मुझे इतने नोटबुक्स चाहिए, मुझे ये चैनल पे पढ़ना है, मुझे ये इस कोचिंग सेंटर पे पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप डिसाइड करते हैं, तो प्रिपरेशन स्टेज में आती है। दूसरा स्टेज आता है, पहला स्टेज था आपका आयोजन, और दूसरा होता है उद्भवन यानी कि इंक्यूबेशन। इस स्टेज में क्या होता है कि ये चिंतन की अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति की निष्क्रियता बढ़ जाती है। ठीक है, इस स्टेज में क्या करता है कि जो पर्सन ने प्लानिंग करी है उसी के बारे में चिंतन करता है कि हाँ मैं इस तरीके से प्रोसीड करूँगा आगे। जैसे कि आपने सोचा कि हाँ मैं नोट्स बना रहा हूँ, तो किस तरीके से मैं नोट्स बनाऊँ कि मेरे नोट्स शॉर्ट हो और मेरे पास नॉलेज ज़्यादा हो। ठीक है, तो यही जो स्टेज होती है काफ़ी लंबी होती है चारों स्टेजेस में। तो यहाँ से आपके लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जो स्टेज होती है क्रिएटिविटी की वो सबसे लंबी होती है निष्क्रियता की, तो होती है इंक्यूबेशन। ठीक है, यानी कि उद्भवन। अच्छा, थर्ड जो स्टेज है दोस्तों वो कहलाती है इल्यूमिनेशन यानी कि प्रबोधन, या आप इसको प्रदीप्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेशन। इस अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति अचानक समस्या का समाधान ढूंढ लेता है, और उसके बाद
जो व्यक्ति है वो अचेतन रूप से समस्या का अलग-अलग जो पहलू हैं उसके बारे में सोचने लगता है कि हाँ, ये इस तरीके से पेंटिंग बनाऊँगा तो अच्छा होगा, या उस तरीके से आप एक एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप ये सोचेंगे कि हाँ, मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करूँगा तो अच्छा होगा, मैं रिविज़न करूँगा तो अच्छा होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप कई सारी जो ट्रिक्स हैं जो अपने या अपने जो स्ट्रैटेजीज़ हैं या मेथड्स हैं, आप सोचते हैं कि हाँ, मैं इस तरीके से पढ़ाई करूँगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। आप आइडिया सोचते हैं, ठीक है? तो ये होता है प्रबोधन। लास्ट जो स्टेज होता है वो होता है वेरिफिकेशन, यानी कि प्रमाणीकरण या फिर अनुवादन आप कह सकते हैं, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है कि जो यहाँ पर समस्या का समाधान हो चुका होता है, ठीक, लेकिन व्यक्ति क्या करता है कि चेक करता है कि क्या मैंने ये जो यहाँ पे पूरा जो तैयार किया है मैटर, या फिर जो भी मैंने जिस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करी है, क्या ये इसके ऊपर वैलिड है। तो ये जो स्टेज होती है प्रमाणीकरण यानी वेरिफिकेशन कहलाती है, ठीक है। तो ये जो चारों स्टेप्स थे, आई होप आपने क्लियरली समझे होंगे, ठीक। दूसरी चीज़ कि गिलफोर्ड जो थे उन्होंने क्या कहा था कि 2 टाइप की थिंकिंग होती है ना, ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे डिस्कस करा हुआ है कि 2 टाइप की जो थिंकिंग होती है, एक होती है कॉन्वर्जेंट और एक होती है डाइवर्जेंट, ठीक है। तो कॉन्वर्जेंट की जो थिंकिंग है अभिसारी चिंतन, ठीक, ये क्या होती है, इसका एक ही आंसर होता है कई सारे क्वेश्चन का, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए कि गांधी जी का जन्म दिवस क्या है तो आप बता सकते हैं, क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है, सॉरी, आपसे पूछा जाएगा गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो आपसे किसी तरीके से भी पूछा जाएगा तो एक ही आंसर होगा इसका, हाँ ये डेट थी, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि हाँ गांधी जी के चरित्र का वर्णन कीजिए, या उनके जो कार्य कार्य थे उनके उन पर प्रकाश डालिए, तो इसके कई सारे आंसर होते हैं, तो ये होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक। दूसरी चीज, इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, ठीक है, और यहाँ क्या होते हैं, क्लोज एंडेड। ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम से पूछी जाती है वो है कि किस थिंकिंग को क्रिएटिव थिंकिंग कहा गया। तो यहाँ पे जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है दोस्तों, जिसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं, यही कही गई है क्रिएटिव थिंकिंग। किसने कहा है, तो कहा है गिलफोर्ड ने, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था क्रिएटिविटी का, आप आई होप आप लोगों ने इसे समझ। तो दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर बनता है हमारा, वो होता है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उद्भवन। यही वो स्टेज होती है जिसके अंदर व्यक्ति समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाता, इसलिए काफ़ी निष्क्रिय हो जाता है और कई सारी चीज़ों के बारे में चिंतन करता है कि हाँ इस तरीके से जो हमारी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व होगी, ठीक है। यानी कि इंसाइट जो है वो डेवलप करने की कोशिश करता है, और इसी स्टेज में समस्या समाधान की जब यही अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता। समझा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय अस्थि अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है, इसका ऑप्शन है पहला देहरादून, ऑप्शन नंबर 2 है मुंबई, ऑप्शन नंबर 3 है कोलकाता, और ऑप्शन नंबर 4 है सिकंदराबाद। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आप सभी का, ये है जो अस्थि विज्ञान जो संस्थान है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना है कि है क्या, ठीक है। इस संस्थान के अंदर जो बोन्स होती हैं, सबके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, या किस तरीके की डिफॉर्मिटीज बोन्स में पाई जाती हैं, ठीक है, ये क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, इन सब के ऊपर रिसर्च होता है, शोध होता है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान जो है उसका जो सेंटर है वो है कोलकाता में, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है ऐसे, जो विकलांग है, ठीक, ये कहाँ पे, कोलकाता में उसका सेंटर है। इस तरीके से यहाँ पे कोई ट्रिक दोस्तों, ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये ट्रिक से नहीं, आपको ये याद ही करने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ट्रिक लगा के याद करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी जो लिस्ट है जिनके संस्थान, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि वन्य जीव संरक्षण संस्थान कहाँ पे है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं, इनको आपको लर्न करना होगा। यहाँ पे आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाने का नमक किससे बनता है। इस टाइप के क्वेश्चन में, जब आप इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम्स में देखते हैं तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस में अंतर क्या है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपने सोचा दोस्तों कि कोई भी क्वेश्चन पेपर जब तैयार किया जाता है तो उसके पीछे कितना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है क्वेश्चन पेपर को तैयार करने के लिए, ठीक है। थॉट पे बेस्ड कई सारे, मतलब आपकी चिंतन पे बेस्ड कई सारे प्रश्न होते हैं, तो उसको भी यहाँ पे रखना होता है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार, दूसरा है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, तीसरा है कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार, और चौथा है मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार।
तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है उसका, यानी खाने का नमक जिसे हम एडिबल सॉल्ट कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रक्चर से भी देखें तो Na जो होता है, ठीक है, सोडियम, ये बेस होता है, ठीक, बेसिक नेचर का होता है। जो क्लोरीन होता है ये एसिडिक नेचर होता है, जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब कि जो ये नमक है उसको हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों को मिलाकर के बनाया जाता है खाने का नमक, यानी कि एडिबल सॉल्ट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपनी प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग क्या होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है तो आप इससे भी न्यूमेरिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है आपका वो है प्रारंभिक मान का 3 गुना, ऑप्शन नंबर 2 है प्रारंभिक मान का 4 गुना, ऑप्शन नंबर 3 है प्रारंभिक मान का 2 गुना, और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है अपरिवर्तित। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, पहले ये जान लीजिए कि जो करेक्ट आंसर है वो है क्या। तो करेक्ट आंसर है कि प्रारंभिक मान का 2 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो जान लीजिए कि वस्तुओं में जब गति होती है, यानी कि कोई चीज़ जब चल रही होती है तो उसके कारण जो उत्पन्न होती है ऊर्जा वो कहलाती है गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ½ mv²। ठीक, m जो होता है मास को कहा जाता है और v जो होती है वो होती है वेलोसिटी, यानी कि गति, इसलिए इसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो वस्तुओं की गतिज ऊर्जा उसकी चाल या फिर वेग या फिर द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यह है आपका द्रव्यमान और यह क्या है, गतिज। ठीक है, जितनी अधिक चाल होगी यानी कि वेलोसिटी v जितनी ज़्यादा होगी, गतिज ऊर्जा भी उतनी अधिक होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। और वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, गतिज ऊर्जा उतनी उससे भी ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि दोनों पे डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी। और यदि किसी पिंड की जो गतिज ऊर्जा है यानी कि काइनेटिक एनर्जी है अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाती है तो नया संवेग भी प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, कैसे, अब इसे फॉर्मूले में अगर वैल्यू आप पुट करके देखेंगे तो फॉर्मूला होता है हमारे पास ½ mv²। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि जो प्रारंभिक मान है उसका 4 गुना हो जाएगा, तो मास यहाँ पे हो जाएगा 4m। ठीक है, तो यहाँ पे जब मास 4 हो जाएगा तो आप इसको 2 से काटेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2m हो जाएगा और v² हो जाएगा, यानी कि आपने देखा कि 2 गुना बढ़ चुका है। यहाँ पर जो प्रारंभिक मान है उससे 2 गुना बढ़ जाएगी गतिज ऊर्जा। ठीक है, सॉरी, नया संवेग। ठीक, चल अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ध्वनि तरंगे जिसे हम साउंड वेव्स के नाम से भी जानते हैं, तो उसका नेचर कैसा होता है। तो थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो थ्योरी अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वो है अनुप्रस्थ, दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है, तीसरी जो होती है वो है विद्युत चुंबकीय, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है इसका, यानी कि साउंड वेव्स के नेचर के बारे में पूछा जा रहा है, तो साउंड वेव्स का जो नेचर होता है दोस्तों वो होता है लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती हैं उनका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो क्या है वो ध्वनि तरंगे होती हैं उनकी प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, जो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, ये तरंगे जिसके माध्यम को कण तरंग से चलने की दिशा के समानांतर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपन जो होता है, ठीक है, कंपन जो होता है ये समानांतर कंपन पाया जाता है इनमें कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि जिस टाइप वेव चलती है, ठीक है, उसी टाइप ये जो कण है ये भी उसी साइड में प्रोपगेट करते हैं। जो हमने अभी कहा कि इस तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं उन्हें ही अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो ध्वनि तरंगों का संचरण सभी माध्यमों में जैसे कि ठोस, द्रव्य और गैस में होता है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन होता है, आपको बताना है कि 1 माइक्रोन की वैल्यू कितनी होती है। ऑप्शन नंबर 1 है 10⁻⁻⁹, ऑप्शन नंबर 2 है 10⁻⁻12,
ऑप्शन नंबर 3 है 10 की पावर -6 और ऑप्शन नंबर 4 है 10 की पावर -15। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इस टाइप की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो चीज़ें होती हैं वो रटनी होती हैं। ठीक है, एक चार्ट होता है जिसमें आपको माइक्रोन, पिकोमीटर की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, एंगस्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, तो एंगस्ट्रॉन, पिकोमीटर, ये सब चीज़ें याद करनी होती है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको लर्न करना है। फिलहाल इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आप सभी को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए ये आपको ये बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से आपको कॉन्सेप्ट इकट्ठा करना है। हमारे चैनल पे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो जो आंसर है आपसे पूछा जा रहा है 1 माइक्रोन की वैल्यू कितनी होती है। तो 1 माइक्रोन की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -6। ठीक है, 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, अब देखिए जो 10 की पावर -12 है उसको क्या कहा जाता है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन हम अपने सुपर टेट में देख सकते हैं। ठीक है, तो 10 की पावर -12 को कहा जाता है यहाँ पे पीकोमीटर। ठीक है, और 10 की पावर -9 कहा जाता है, इसे कहा जाता है नैनोमीटर। ठीक है, और 10 की पावर -15 कहा जाता है फेम्टोमीटर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी इस साल माइक्रोन पूछा गया, तो हो सकता है अगले साल पिकोमीटर पूछा जाए या फिर नैनोमीटर पूछा जाए, तो ये चीज़ें भी आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कि 10 की पावर -6 जो था वो था आपका माइक्रोन मीटर। ठीक है, जो ये था 10 की पावर -12 कहा था हमने पिकोमीटर। ठीक है, क्या कहा था हमने, पिकोमीटर। दूसरा हमने कहा था 10 की पावर -9 हमने कहा था नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर, और 9 से 9 और 9 से ही है नैनो, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। लास्ट है 10 की पावर -15, तो इसे हम कहते हैं फेम्टोमीटर। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का वन क्षेत्र जिसमें ओजोन, सॉरी वन नहीं, यहाँ वह होना चाहिए था, थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर तैयार करने में थोड़ी सी मिस्टेक जो है वो हो जाती है। आई होप ये जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी जो है आप माइंड नहीं करते। ठीक है, चलिए प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न है आपका, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित होती है क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर 2 है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर 3 है बाह्य मंडल और ऑप्शन नंबर 4 है मध्य मंडल। तो जो करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है, आपको पहले ये बताना है कि ओजोन जो लेयर है वो किस लेयर में पाई जाती है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 है, जिसे हम कहते हैं समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि समताप मंडल होता क्या है। तो संताप जो मंडल है वो क्षोभ मंडल के ऊपर ऐसे पाया जाता है, जैसे कि आप सीक्वेंस यहाँ ऑप्शन में देख रहे हैं। सबसे जो नीचे की जो लेयर है उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर के नाम से जिसे जाना जाता है। उसके ऊपर जो लेयर है इसे कहते हैं समताप मंडल। ठीक, दूसरी चीज़ कि इसकी चौड़ाई या मोटाई कितनी होती है। तो इसकी चौड़ाई होती है 40 से लेकर के, यानी कि 40 से लेकर के 60 किलोमीटर की जो है इसकी चौड़ाई या लंबाई होती है। ठीक है, इस मंडल में ओजोन परत उपस्थित होती है, ये तो आपने क्वेश्चन में देखा। लेकिन सूर्य के आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं ये खुद के अंदर सोख लेती हैं ओजोन जो लेयर है, और यही परत हमारी पृथ्वी को पराबैंगनी यानी कि यूवी किरणों से बचाती है। ठीक, दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर पूछा जाए कि मौसम संबंधी जो परिवर्तन है वो कहाँ होता है, तो इसी लेयर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, श्वास क्षेत्र का यानी श्वास छिद्र का, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, तो इसे आपको सही कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे छिद्र है। श्वास छिद्र का उपयोग स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे भी मिस्टेक है। ठीक है, थोड़ा सा इसको माइंड मत कीजिएगा बिल्कुल भी। क्वेश्चन आपका ये है, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सांस लेने के लिए, ठीक है, श्वास छिद्र का उपयोग किस जंतु द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है मछली, ऑप्शन नंबर 2 है तिलचट्टा, ऑप्शन नंबर 3 है केचुआ और ऑप्शन नंबर 4 है घोंघा। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, यानी कि ऐसा जंतु आपको बताना है जो श्वास लेने के लिए श्वास छिद्र, यानी कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो श्वास छिद्र को स्पायरेकल के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि स्पायरेकल्स आर यूज्ड फॉर ब्रीदिंग इन विच ऑर्गेनिज्म।
जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है तिलचट्टा, जिसे हम इंग्लिश में कॉकरोच के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कॉकरोच के शरीर में जो पोस्टीरियर रीजन है वहाँ पे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं कुछ इस टाइप्स के। ठीक है, ये जो छेद है दोस्तों, ये जो छिद्र हैं इन्हें हम स्पाइरेकल्स कहते हैं या श्वास रंध्र के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो कॉकरोच में जो श्वास इन्हीं छिद्रों के द्वारा होती है। ठीक है, श्वास शोषण जो होता है इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इन्हीं छिद्रों के द्वारा पास होकर पूरी नलियों में जा करके शरीर के जो ऊतक होते हैं इनके द्वारा सोख लिए जाते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो इनके टिश्यू पूरे शरीर में कुछ इस टाइप के ट्यूब्स दिखाई देंगे कॉकरोच की बॉडी में। ठीक है, और इन्हीं में से ऑक्सीजन जा करके पूरी बॉडी में रोटेट करता है, और यहीं के टिश्यू जो होते हैं पूरे ऑक्सीजन को सोख लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है या कोई भी विषैली जो गैस है उसको इन्हीं स्पाइरिकल्स में रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, और वापस आके इन्हीं स्पाइरिकल के द्वारा जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है वो श्वसन नली के द्वारा बाहर आती है। ठीक है, तो इन्हें जो नाम दिया जाता है श्वसन छिद्र या फिर श्वसन रंध्र भी कहा जाता है। किसमें पाया जाता है? तिलचट्टा या फिर कॉकरोच में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, रतौंधी किसकी कमी से होती है? तो रतौंधी एक ऐसी बीमारी है जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है नाइट ब्लाइंडनेस ये किसके कारण होती है? ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आई होप सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर भी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन बी, और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि रतौंधी या कोई भी आँख से जुड़ी हुई जो बीमारी है जैसे कलर ब्लाइंडनेस वगैरह है, आँखों का रोशनी का कमज़ोर होना, ये सब विटामिन ए से जुड़ा है। ठीक है, तो अगर कोई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो अगर आँखों की बीमारी से जुड़ा कोई भी विटामिन रिलेटेड या डेफिशिएंसी रिलेटेड आती है क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए जो होता है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फैट सॉल्युबल होती है विटामिन ए। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आप इसे विटामिन ए वाली कोई भी चीज़ें खाते हैं फिर पानी पी लेते हैं तो आपके बॉडी से रिलीज नहीं होता यूरिन के सहारे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है, तो जब भी हम ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी से ये चीज़ें निकल कर यूरिन की साइड से बाहर आ जाती हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं या खाना खाते हैं तो उसके बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये हमारी यूरिन के साथ में, बॉडी के साथ में बाहर एक्सक्रीट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। चलिए विटामिन ए के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो विटामिन ए जो होता है फैट सॉल्युबल विटामिन है, और ये किन में पाई जाती है? गाजर, पपीता, आम, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध आदि में पाया जाता है। और विटामिन ई जो होता है आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है वो यही प्रदान करता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी कि रात में ना दिखने की बीमारी होती है। ठीक है, और एक और चीज़ की जो आंखों की जो रोशनी कमज़ोर होती है, चश्मा लगता है, तो अगर विटामिन ए की डाइट कमज़ोर है, डेफिशिएंसी है, तो इसके कारण भी ये रोग होता है। साथ ही साथ स्किन डिजीजेस जितने भी हैं वो विटामिन ए के साथ में ही जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 4.4 CO2 का NTP पर आयतन कितना होगा? यानी कि 4.4 ग्राम है यहाँ पे। ठीक है, 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का NTP पर कितना आयतन होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 2.24 लीटर, और ऑप्शन नंबर 3 है 224 लीटर, और ऑप्शन नंबर 4 है 44.8 लीटर। तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपको देखना है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2.24 लीटर। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सॉल्व करना है उसके लिए एक फॉर्मूला है आपके पास, वो है CO2 का यहाँ पे जो मोल संख्या यानी कि मोल नंबर है वो आपको कैसे निकालना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका फॉर्मूला है CO2 का भार, यानी CO2 का भार यहाँ पर लिखना है आपको अपॉन CO2 का यहाँ पे अणु भार, यानी कि एटॉमिक मास, अणु भार और भार। तो यहाँ पे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास अगर आप जो ग्राम में आप ये लिखेंगे, और यहाँ पे जो होगा अणु भार, जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे यानी कि भाग देंगे तो आपका जो
वैल्यू रखने के बाद जो आंसर आएगा यानी कि 4.4 होता है। एक बार फिर से स्क्रीन को रब कर लीजिए, साफ कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का भार और अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार, जब आप दोनों के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी दी है कार्बन डाइऑक्साइड की, 4.4, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे 4.4 अपॉन जो अणु भार है कार्बन डाइऑक्साइड का वो है 44, ठीक है। 44 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का दोनों का भार आप ऐड करेंगे तो 44 आपका निकल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद आप कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एनटीपी पर आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर, ठीक है। अब 0.1 मोल का जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोल होगा, ठीक है, सॉरी 0.1 मोल CO2 गैस का जो एनटीपी पर आयतन होगा वो होगा 0.1 इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.24 लीटर। तो ये जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि 2.24 जो है वो करेक्ट आंसर है। आई होप ये जो सोल्यूशन है वो आपके समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे कमजोर बल कौन सा है। तो आपको बताना है कि स्क्रीन पे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा बल है जो सबसे कमजोर है। तो पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर 2 है विद्युत बल, ऑप्शन नंबर 3 है न्यूक्लियर बल और ऑप्शन नंबर 4 है चुंबकीय बल, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जितने भी टाइप के जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, बॉन्ड्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये याद रखना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद जो पाया जाता है वो होता है आयनिक बॉन्ड और उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद फिर आयनिक बॉन्ड, ठीक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है आपका वो है प्रकृति की उपस्थिति, प्रकृति के कारण, यानी तो दोस्तों दिए गए चारों ऑप्शंस में जो सबसे कमजोर बल है उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये सबसे ज़्यादा वीकेस्ट फोर्स होता है, पूरी नेचर में ये पाया जाता है। यानी कि कोई भी हमारी नेचर या सराउंडिंग में चीज़ें एक दूसरे के द्वारा अट्रैक्ट होती हैं तो वो ही होती हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अगर आप ऊपर से कोई बॉल छोड़ते हैं तो वो ज़मीन पे गिरता है तो गिर जाता है, और ऐसा तो नहीं है कि आप अगर बॉल को उठाते हैं तो दोबारा नहीं उठ पाता, इजीली उड़ जाता है, इसलिए इसलिए इसे वीकेस्ट फोर्स माना जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट के बारे में हमने अभी बात करी कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो होता है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। और मैग्नेटिक फोर्स जो होता है उसकी जो टेंडेंसी, अगर जो क्षमता देखी जाए तो मैग्नेटिक जो होती है गुरुत्वाकर्षण बल से स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। उसके बाद जो होगा न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये भी स्ट्रांग माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियर बल तो बहुत बाद में आता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक छोटी से छोटी यूनिट के बीच में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ खत्म होती है दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आई होप आपने एंजॉय करा होगा और यहाँ पे आपने पेपर एनालाइज किया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से लेवल के आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको आने वाले एग्जाम्स में अपनी प्रेपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो ये था हमारा पार्ट 1 वीडियो सुपर टेट के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी जहाँ पे हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे इसी तरीके के और ज़्यादा क्वेश्चन जो कि 2019 के पेपर में 6 जनवरी को आए थे। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।